काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं रवि कुमार अलार इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आपको जैसे आपने जैसे देखा भी होगा, कल की क्लास में हम अपना टॉपिक चला हुआ है वर्ण विचार। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्ण विचार के बारे में, विचार किया था हमने वर्ण के बारे में। और उसके अंदर जो वर्ण के भेद थे, दो थे, स्वर और व्यंजन। तो हमने स्वर के ऊपर जो जो बातें थी, जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने कर ली थी, आपको बता दिया था स्वर के बारे में। आज बात करेंगे हम किस पर? व्यंजन पर। किस पे बात करेंगे? व्यंजन के ऊपर बात करेंगे। तो जो व्यंजन है वो कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि व्यंजन होता क्या है। सिर्फ आपको यही बताया था कि व्यंजन होता क्या है। तो जो दूसरों पर डिपेंड रहे वो व्यंजन होता है। क्या रहे? जो दूसरों पे डिपेंड रहे, उसकी खुद की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जो भी उसको कुछ करना होगा वो दूसरे से पूछ के करेगा, खुद कुछ नहीं कर सकता है वो। तो उसको क्या कहेंगे हम? व्यंजन। ऐसे भी याद रख सकते हो इसको आप। तो बेटा, व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना हो, ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? व्यंजन। क्या कहेंगे? व्यंजन। या फिर आप कह सकते हो कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो वायु है, अपने मुख से जो निकलने वाली वायु, कल मैंने बताया भी था आपको डायग्राम से कि वायु का प्रेशर किन 5 जगह से बन के आता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है। उसके बाद यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो वायु है बाहदा बनकर या फिर रुक रुक कर निकले, ठीक है, या फिर जो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण हो, उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन। ये मैंने कल की क्लास में आपको भली भांति बताया था कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं या फिर जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, उनको व्यंजन कहेंगे। उसके बाद जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है? वो 39। हमारे जो कुल व्यंजन है वो कितने हैं? 39, 39। उसके बाद हमें पता होने चाहिए, अगर आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सभी आप क्या करें? व्यंजन लिख के दिखाएं, तो 98% केस ऐसे मिलेंगे आप व्यंजन नहीं लिख पाओगे। रियलिटी बता रहा हूं, नहीं लिख सकते आप। तो सबसे पहले व्यंजन देखोगे तो कै वर्ग, सबसे पहले व्यंजन ही देखो आप, कि आखिरकार आपको पता तो चले, क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में व्यंजन पढ़े होंगे, उसके बाद आपने देखा ही नहीं है। अब जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठे हो, तब आपका हिंदी ग्रामर जैसे ही आपने खोला तो फर्स्ट टॉपिक ही ये टकरा गया आपसे। तब आपको समझ आया होगा कि अरे उस टाइम पे अगर पढ़ लेते, ध्यान से इन चीज़ों को सुन लेते, किसी ने पढ़ाया था उनकी अगर बातों को हम सुन लेते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और लास्ट क्या है? पै वर्ग। तो कै, है, कै, है, च, है, जै, जै, ये, टे, है, 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 अणे, से, है, 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 ने, पे,
फे 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 कै खे गे गैड, सॉरी कै खे गे गे अंग, चे छे जे जे ये, टे ठे डे डे ने, ते थे दे ने, पे फे बे बे में। तो अगर आप बात करूं अगर मैं इनकी, उसके बाद ये रे ले वे से 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 है अक्षय त्रे ये त्रे। तो 25 तो हमारे ये हो गए, 3 2 5, 3 और 2 5, 5 5 25, 4 29, 30 31 32 33 34 35 36 37, 2 बच गए हमारे। खड़े और ढे, तो 39 हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये अपने व्यंजन हो गए। ठीक है, ये आपका पहला वर्ग है, ये आपका दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग, और ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। ओके, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके व्यंजन होंगे। क्या होंगे भाई, व्यंजन। वो क्या होंगे, व्यंजन। उसके बाद बात करूं कि व्यंजन के भेद प्रकार, तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्या आता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे और स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से उच्चरित हों, वो क्या होंगे, आपके स्पर्श व्यंजन। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से जो व्यंजन उच्चरित होंगे वो आपके क्या होंगे, स्पर्श। तो ये जो 25 आपके होंगे बेटा, ये क्या होंगे आपके स्पर्श व्यंजन। क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन। पेपर के अंदर पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। मैं पूछ लूं जैसे ये, रे, कै, ते। मैं पूछ लूं आप स्पर्श व्यंजन बताओ इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो अगर आपको पता होगा, ध्यान दोगे तो पता चलेगा बिल्कुल। तो यह और रे तो आपके अंतस्थ व्यंजन है, तय आपका उष्मीय व्यंजन है। तो बच गया कौन सा, कै। तो कै क्या हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन। पेपर के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके कि बताओ स्पर्श व्यंजन कौन सा है। डेफिनेशन बहुत ही मुश्किल पूछता है पेपर के अंदर, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर आपके। तो ये जो 25 हैं आपके, कैसे लेके मैं तक, कहाँ, कैसे लेके और मैं तक जो आपके व्यंजन हैं ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो ये रे लेवे है, ये रे लेवे जो है ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन। क्या है ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये रे लेवे। उसके बाद से है, ये आपके क्या है, उष्मीय व्यंजन। ये कैसे व्यंजन है, उष्मीय व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण हो। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण हो और उष्मीय गर्म वायु मुख से निकले। जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करोगे तो एक विशेष प्रकार का ही क्या होगा, घर्षण होगा। और जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करोगे तो आपके जो मुख से है वो कैसी गर्म हवा निकलेगी। अब आप बोल रहे हो से है, कह दोगे गुरुजी इसके अंदर से तो गर्म हवा निकल ही नहीं रही। अरे
हाथ आगे लगा के देखो, से 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 है। आपको फील होगा गर्म हवा निकलेगी, ठीक है, उष्मीय हवा या फिर गर्म हवा निकलेगी और एक विशेष प्रकार का घर्षण लगेगा। उनको क्या कहेंगे हम? उष्मीय व्यंजन। सॉरी, व्यंजनों लिख दी। ठीक है, उसके बाद ये जो चार जो होंगे अपने, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये जो चारों हैं ये आपके क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। जो दो व्यंजनों के मेल से बने हो। क्या? संयुक्त व्यंजन क्या होंगे? जो दो व्यंजनों के मेल से बनकर बने हो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से कैसे गुरुजी? तो वो देखो, अक्षय, तो ये कैसे? कै प्लस च जमा ए। तो एक तो व्यंजन हो गया कै और एक व्यंजन क्या हो गया? से। इन दोनों व्यंजन से मिलकर हमारा क्या बना? क्षय, क्षत्रिय। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? अगला त्रय है। ये किन से मिलकर बना है? तो ये आपका तय जमा रे जमा ए, तय और रे व्यंजन से। तय और रे व्यंजन से मिलके आपका क्या बना? त्रय। उसके बाद गे जो है वो किन से मिलकर बना है? वो जय जमा ये जमा ए। तो जय और ये से मिलकर क्या बना आपका? गे। उसके बाद आपका श्रेय। क्या? श्रेय। तो ये 21 वाले से जमा रे जमा ए। तो से और रे से मिलकर आपका क्या बना? रे। इसीलिए इन चारों को क्या कहा गया? संयुक्त व्यंजन। कल की क्लास में हमने संयुक्त स्वर भी बताए थे। संयुक्त स्वर कितने? 4। और संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4। संयुक्त स्वर कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। वो दो स्वरों से मिलकर बने थे, इसलिए उनको संयुक्त स्वर बोला। ये यहाँ पे दो व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद ये वाले जो है दो व्यंजन, इनको क्या कहेंगे हम? उत्क्षिप्त। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। ध्यान रखना, नोट डाल कर लिख लेना, इन व्यंजनों से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, या शब्द के शुरुआत में आपको ये व्यंजन नहीं दिखाई देंगे। कभी भी इम्पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी। हाँ, शब्द के या तो ये बीच में मिल सकते हैं, शब्द की शुरुआत नहीं होगी, शब्द की शुरुआत नहीं होगी। क्या हो सकता है? ये आपको शब्द के या तो बीच में या फिर अंत में, या तो शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंत में मिल सकते हैं। आया समझ में? ये जो दोनों व्यंजन हैं ये आपको शब्द के या तो बीच में या फिर बाद में, पहले कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मैं बताऊं, सरडक मिला, समझ गए? तो शुरुआत नहीं होगी। अब कहोगे डमरू, बेटा ये डे है और ये अडे है, इनमें डिफरेंस है। यहाँ इसके नीचे बिंदी नहीं है, यहाँ बिंदी। आप बड़ा हिसाब लगा लेना, ये पहचान, बिंदी की पहचान बना लेना। इसमें तो बिंदी नहीं मिलेगी, इसमें बिंदी। जिसमें बिंदी नहीं मिलेगी वो डे, और जिसमें बिंदी मिलेगी वो अडे। तो ये थे आपके व्यंजन। क्या? कैसे मैं तक तो कौन से होंगे आपके? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद चार व्यंजन होंगे आपके यर एलव। यर एलव कौन से होंगे? अंतस्थ व्यंजन। से है, ये कौन से होंगे? उष्मीय व्यंजन। अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये क्या होंगे आपके? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब जो दो व्यंजनों के मेल से बने हो,
ये क्या होंगे? क्षय त्रय गय श्रय क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन। किन किन से मिलकर बने हैं ये आपको बताया है। अक्षय बना क और स से, त्रय बना त और रे से, गय बना जय और य से, और आपका श्रय जो है वो बना स प्लस जमा रे से। उसके बाद ड और ढ, ये भी हैं दो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी इनकी शब्द की शुरुआत नहीं होगी इनसे, और ये कहाँ, या तो शब्द के बीच में या फिर अंत में मिल सकते हैं। ओके, समझ में आई इतनी सी बात। अब इस व्यंजन के अंदर सबसे मुश्किल पार्ट बच्चों ने जो मान रखा है, माइंड को अपना इतना हैवी बना रखा है, लेकिन वो चीज है कुछ भी नहीं। आज यूं चंद मिनटों में दूर कर देंगे उसको। आपके माइंड के अंदर जो ये भय बैठ रखा है ना, उच्चारण स्थान को लेके, क्या उच्चारण स्थान को लेके आपने अपने माइंड में जो ये भय बिठा रखा है ना, आज इसको यूं निकाल देंगे। ठीक है, तो कैसे बात करें हम उच्चारण स्थान की? किसकी बात करें? उच्चारण स्थान की। एक बार कुल वर्ण बेटा बता देता हूं आपको। जो कुल वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? उनकी संख्या, कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कैसे गुरुजी? आपने तो 13 स्वर बताए थे और 39। ठीक है, तो 13 और 39, 9 3 12 और 3 2 5। ठीक है, इनको अगर आप अलग अलग भी दिखा सकता हूं मैं। कैसे? स्वर, मैंने बेटा आपको स्वर अकेले कितने बताए? 11। कितने? 11। क्योंकि 13 तो हम छोटे थे तब याद करते आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने अंग और एह बताए थे वो बेटा स्वर नहीं, वो क्या होते हैं? आयोगवा। वो स्वर के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो स्वर कितने हो गए अपने? 11। उसके बाद आयोगवा। आयोगवा कितने होते हैं बेटे? 2 होते हैं। कौन से? अंग और एह। ठीक है, उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। अलग अलग कर लिया मैंने यहाँ पे, चाहे आप इनको टोटल, मैंने वहां पे आपको 39 करके बताया था, यहाँ आप चाहे अलग अलग बता सकते हो। 2 होते हैं कितने? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं बेटा? तो व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने? 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद 4 आपके अंतस्थ, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 आपके उष्मीय व्यंजन होते हैं। 4 आपके उष्मीय व्यंजन होते हैं। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33। कुल व्यंजन 39 होते हैं बेटा, और मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं वो आपके 33 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। आपको बताया था संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। 4 कौन कौन से, वो भी बताया था। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, तो जब आप इनको काउंट करोगे तो 11 और 2 13, 13 टू 15, और 15 और 4 19। 19 को जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो 3 9 12, और 3 1 4 और 1 52। तो कुल वर्ण अगर आपसे पूछ ले कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण आपके 52 होते हैं। अलग अलग बता भी दिया। 11 स्वर, 2 आयोगवा, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। मुख्य रूप से आपके 33 व्यंजन होते हैं। 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर आपसे कुल व्यंजन पूछ ले तो कुल व्यंजन बेटा 39 39 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे उच्चारण स्थान के बारे में। जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था 3 आधार पे। क्या थे वो? जीभ के आधार पे, मुख के आधार पे और ओठों के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे। ठीक है, सेम हम व्यंजन का भी करेंगे। क्या? एक तो करेंगे किसके आधार पे? स्वर तंत्रियों में, अपने साउंड बॉक्स के अंदर जो कंपन होता है उसके आधार पे, और एक वायु के आधार पे। ठीक है, 2 प्रकार से हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं।
एक तो वायु के आधार पे और एक अपने साउंड बॉक्स के अंदर जो कंपन होता है, अपनी स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उनके आधार पे। ठीक है, वो चीज़ एक बार बाद में करेंगे। सबसे पहले जो आपके माइंड को हैवी बना रखा है जिस चीज़ ने, क्या उच्चारण स्थान, उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते जाओ कैसे हम चुटकियों में इस चीज़ का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, चंद भर का काम है बस ये। क्या उच्चारण स्थान, इनका आज हम उच्चारण स्थान कर लेंगे। तो उच्चारण स्थान, अपनी जो साउंड बॉक्स बताए थे मैंने, कितने? 5। कौन से? कंठ, कंठ के बाद आया था तालु, तालु के बाद बेटा मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद सबसे लास्ट में क्या था? ओष्ठ। सबसे लास्ट में क्या था? ओष्ठ। तो कचट तप। ठीक है, कचट तप, कचट तप याद रखना बेटा आप। कचट तप, कचट तप का मतलब कै वर्ग के अंदर जितने भी व्यंजन है वो कहाँ से उच्चारण होगा उनका? कंठ से। कै वर्ग के जितने भी व्यंजन है उनका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से। कै वर्ग के जितने भी व्यंजन है, कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो कै वर्ग का जो उच्चारण है वो कहाँ से होगा बेटा? कंठ से। चै वर्ग का उच्चारण आपका तालु से होगा, यानी कि चै वर्ग के अंदर जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ से उच्चरित होंगे? तालु से। कहाँ से बोले जाएंगे वो? तालु से। उसके बाद टै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। तै वर्ग का दंत और पै वर्ग का ओष्ठ। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो हमें पता ही था। ठीक है, ये तो हमें पता ही था, कुछ आप थोड़ा अलग बताइए जिससे हम इनको क्या कर सके? याद रख सके। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, कै, सबसे पहले हम कै वर्ग पे बात करेंगे। तो बेटा कैसे? कबूतर, कैसे क्या? कबूतर। और कबूतर ने क्या किया? हमारे कंठ, हमारे कंठ में क्या? चोंच मारी। कैसे? कबूतर, और कबूतर ने हमारे कंठ में चोंच मारी। और जैसे ही कबूतर ने चोंच मारी तो हमारे मुख से आवाज निकली है। तो कैसे कबूतर, ठीक है, कैसे कबूतर और कैसे कंठ। तो यानी कि कै वर्ग वाले कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। उसके बाद और कोई वर्ण है क्या इसके अंदर? तो वो क्या है? जैसे ही कबूतर ने आपके कंठ के अंदर चोंच मारी तो आपके मुख से आवाज निकली है, है, आ, वर्गे। तो जो ए जो स्वर है आपका वो कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। आ कहाँ से? कंठ से। और अंग, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होगा बेटा? कंठ से। कै वर्ग के अंदर जितने भी व्यंजन है उच्चारण स्थान कंठ से। ए स्वर का उच्चारण स्थान कंठ से। आ का कंठ से। अंग, विसर्ग, विसर्ग का भी कहाँ से होगा? कंठ से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चै वर्ग। ठीक है, तो चै वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा, चै वर्ग का मतलब है चै, छ, जय, जय, ये जो सारे के सारे व्यंजन है ये चै वर्ग के अंदर हैं। और जो चै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु। तो यानी कि चै वर्ग के अंदर जो आने वाले जो व्यंजन है उन सब का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? तालु से होगा। ठीक है, अब इसके अलावा और किसी का भी उच्चारण स्थान तालु से होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो जैसे कि क्या हो रहा है, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटा बच्चा जब बीमार हो जाता है तो उसको जो भी टैबलेट होती है, क्या होता है बेटा? जो टैबलेट होती है उसको डायरेक्ट नहीं दिया जाता, टैबलेट को पानी के अंदर मिला के, ठीक है, टैबलेट को पानी के अंदर मिला के और उसको चम्मच से दिया जाता है। देखा हो आपने घर पे भी, छोटे बच्चे को जो टैबलेट देनी होती है वो चम्मच पे पानी लेके और उसमें मिक्स करके और फिर चम्मच के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे चम्मच, जब उसकी मम्मा उसको टैबलेट दे रही थी
तो वो जो चम्मच है वो लग गई उसको तालू में। कहाँ लग गई? तालू में लग गई। तो वो जोर से चिल्लाया बच्चा। तो बच्चा चिल्लाने पे उसकी मम्मा ने क्या पूछा, क्या बेटा आपको चम्मच लग गई क्या? तो बच्चे ने क्या कहा, यस मम्मा, मेरे को चम्मच लग गई। क्या? यस मम्मा, मेरे को चम्मच लग गई। चम्मच, जैसे चम्मच कहाँ लगी टैबलेट देते टाइम में? उसके तालू में लग गई। यस मम्मा। जब चम्मच लगी तो बच्चा क्या चिल्लाया? ई। तो चिल्लाने पे उसके मम्मा ने पूछा, तो उसने क्या कहा? यस मम्मा। क्या कहा? यस मम्मा। तो ई ये और से, इनका भी उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा? तालु से होगा बेटा। कहाँ से होगा? तालु से। उसके बाद आता है अपना अगला मूर्धा। उच्चारण स्थान अगला क्या है? मूर्धा से। मूर्धा से किन किन व्यंजन और स्वर का उच्चारण होता है? तो व्यंजन के अंदर तो आपका ट वर्ग हो गया। ट वर्ग वाले सभी का आपका उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से होगा। उसके बाद ट से टमाटर। ट से टमाटर। भाई टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो रखे हैं। अब टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं। ठीक है। तो देखो, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले, वो कहाँ जाते थे? जंगल में। ठीक है। तपस्या करने कहाँ जाते थे? जंगल में जाते थे। तो जो ऋषि के साथ और बाकी जो लोग जा रखे थे, तो वहां पे उन्होंने एक बड़ा हा पेड़ देखा और वो उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठीक है। जंगल में वो एक बड़े से पेड़ के नीचे रुके और उन्होंने सोचा कि आज यही ठहर जाते हैं और विश्राम कर लेते हैं, आज की नाइट स्टे यही कर लेते हैं। तो जो साथ जा रखे थे उन्होंने क्या, उनसे क्या कहा ऋषि ने कि आप आज डिनर में क्या, टमाटर का जुगाड़ कर लीजिए। किसका जुगाड़ कर लीजिए? टमाटर का। सलाद में आज क्या लेंगे? टमाटर लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने जुगाड़ किया टमाटर का, और ऋषि का काम तमाम, ऋषि को सुलटाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? टमाटर के अंदर विष मिला दिया। टमाटर के अंदर क्या मिला दिया? विष, जहर। और जैसे ही ऋषि ने टमाटर खाया, किसने खाया? टैसे टमाटर। और टमाटर किसने खाया? ऋषि ने खाया। किसने खाया भाई? ऋषि ने खाया टमाटर। और जैसे ही ऋषि ने टमाटर खाया, वो क्या हो गया? मुर्दा। क्या हो गया? मुर्दा हो गया भाई। अरे जहर पी लिया उसने, जहर पीने के बाद मुर्दा तो होना ही है, बैठा थोड़ी रहेगा वो। ठीक है। तो उसके साथ वालों ने ऋषि को क्या दिया? टमाटर में जहर। जहर पीते ही वो क्या हो गया भाई? मुर्दा हो गया। रई और से और टे वर्ग के जितने भी हैं उनका सभी का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होगा? मुर्दा से होगा। ठीक है। उसके बाद तय। तय वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से। तय वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उन सभी का जो उच्चारण है वो कहाँ से होगा? दंत से होगा। ठीक है। दंत से होगा। और बाकी भी है क्या जिनका उच्चारण स्थान दंत से होता हो? जी हाँ, बिल्कुल है। तो कैसे याद रखें इसको? तो पहले, अपनी पहले वाली जनरेशन के अंदर जब स्कूल के अंदर जाते थे तो एक तख्ती होती थी जिसके ऊपर काम करते थे। ठीक है। तख्ती। तो वहां पे स्कूल के अंदर क्या हो गया? आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में। तो जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके उनके पास तो तख्ती था। ठीक है। तो उसने क्या किया? यूं तख्ती को फेंक के मारा। क्या किया? तख्ती को फेंक के मारा। और वो तख्ती कहाँ? उसके मुंह पर लग गई। और जैसे ही वो तख्ती मुंह पर लगी, तख्ती भैया लकड़ी की थी। ठीक है। तख्ती का मुंह पर लगना और दांतों का गिरना। तख्ती मुंह पर लगना, दांतों का गिरना। और जब उसका जो तख्ती मारना था जब उसको, तो उसका जो एक्सप्रेशन था तो वो क्या था? अपने बोलते हैं ना। ठीक है। तो जब उसने तख्ती मारी तो वो क्या हो गया? उसके तख्ती मुंह पर मारी, वो दांत गिर गए उसके। तो तय वर्ग का क्या हो गया? दंत। और क्या हो गया? लय।
है। जो लय और से होंगे उनका भी जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत। तख्ती मारते टाइम क्या बोला वो? ले। हाँ, समझ जाओ आगे। ठीक है, जो आप वर्डिंग यूज करते हो। तो लय और से का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो गया भाई? दंत। उसके बाद ओष्ठ, पै वर्ग। तो बेटा जितने भी पै वर्ग के अंदर जो व्यंजन आते हैं, पै वर्ग के अंदर जितने भी व्यंजन आते हैं वो सारे के सारे उनका उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ, होठों से। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ऊ और इनका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होगा? ओष्ठ से। कहाँ से होगा भाई? ओष्ठ से होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं, पूछूं, आपसे पूछ लिया जाए आई, कि मेरे को आप आई का बताओ कि आई का उच्चारण स्थान। तो बेटा ये थे आपके उच्चारण स्थान। ठीक है, अब आगे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए उच्चारण स्थान में। ठीक है, तो कै वर्ग एक बार फिर से देख लो। जो कै वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कैसे? कबूतर, कैसे कंठ, चोच मारी, चोच मारने पे ए और आ की आवाज निकली, अंग, विसर्ग। ठीक है, जैसे चम्मच, जब चम्मच से उसको दवाई दिया गया तो वो तालू में लग गया, और उस तालू में लगते ही चम्मच उसकी चीख निकली ई की, तो ई और ई। उसके बाद उसकी मम्मा ने पूछा तो उसने क्या? यस बोला। ठीक है, तो ये और से। उसके बाद टे वर्ग, टे से टमाटर, टमाटर ऋषि ने खाया और मुर्दा हो गया, तो री और से। तै से तख्ती, तख्ती मुंह पे मारी, दांत गिर गए, तय वर्ग दंत और ल और से। उसके बाद पै वर्ग, पै वर्ग का बेटा ओष्ठ और ऊ और ऊ। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि मेरे को आप आई का, कहोगे सर आपने बताया ही नहीं। अरे इसमें बताने का क्या था? अगर थोड़ा बहुत भी आप दिमाग लगाओ, अगर आपने दिमाग को जगा के रखा है, सोए नहीं हो अभी तक, तो आई जो है वो क्या है? उच्चारण स्थान पूछ लिया। अब कई के कमेंट आएंगे कि सर आपने आई तो बताया ही नहीं। अरे मैंने आई को क्या बताया था? संयुक्त स्वर। आई को क्या बताया था? संयुक्त स्वर बताया था। और आई को जब संयुक्त स्वर बताया तो किन स्वरों से मिलकर बना था ये? ए जमा ई। क्या भाई? ए जमा ई। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का तो सर उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। कंठ जमा तालु। क्या भाई? कंठ जमा तालु, तो क्या हो गया? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। तो आई का ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं क्या ओ का बताओ मेरे को, ओ का मेरे को उच्चारण स्थान बताओ। अब कई के तो फिर से ही यही कमेंट आने हैं कि सर आपने ओ का बताया तो नहीं। और जो समझदार हैं वो समझ गए इसको। ए करवाने के बाद ओ को तो कोई समझ गए क्या? ओ भी तो संयुक्त स्वर है बेटा। ओ भी तो क्या है? संयुक्त स्वर। किस किस से मिलकर बना? ए जमा ऊ से। किससे मिलकर बना? ए जमा ऊ से। और ए कंठ से बोला जाता है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, तो ये क्या हो गया? कंठोष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठोष्ठ। तो ये थे आपके उच्चारण स्थान। ठीक है, तो मे भी अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मे भी अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इससे कुछ आसान हो भी नहीं सकता। ठीक है, इससे कुछ आसान हो भी नहीं सकता। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर ये वीडियो देख ली तो आप कभी भी इस उच्चारण स्थान को, स्वर हो या व्यंजन हो, इनके उच्चारण स्थान को आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम इसकी, वही वर्गीकरण की, व्यंजन के वर्गीकरण किसकी बात करते हैं? व्यंजन के वर्गीकरण की बात करें तो मैंने आपको बताया था
हम दो प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, एक तो वायु के आधार पे और एक स्वर तंत्री। अपने साउंड बॉक्स के अंदर जो कंपन क्रिएट होता है उसके बेस पे हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वायु के आधार पे, वायु के आधार पे अगर मैं बात करूं तो जो वायु के आधार पे है, ठीक है, वायु के आधार पर, वायु के आधार पे, तो वायु के आधार पे जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं? वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? एक तो बेटा अलप प्राण, क्या? एक तो अलप प्राण और दूसरा है बेटा महाप्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। अलप प्राण, अलप, अलप, अरे इसके अंदर ही, नाम के अंदर ही डेफिनेशन छुपी है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको बेटा, इनके नाम में ही डेफिनेशन छुपी होती है, कहीं अलग से वो नहीं करना पड़ता हमें। आपको अगर कोई बच्चा कहेगा कि मेरे को अलप प्राण महाप्राण याद नहीं है, अरे कैसे याद नहीं है यार, कमाल कर रहे हो हैं? क्या है अलप? अलप का मतलब आपको पता है? कम, यानी कि जिनके उच्चारण में वायु बहुत कम निकले। ठीक है, जिनके उच्चारण में वायु, वायु के आधार पे वर्गीकरण कर रहे हैं हम, यानी कि जिनके उच्चारण में वायु बहुत कम निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु बहुत कम निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बहुत कम निकले, उनको क्या कहेंगे? हमें अलप प्राण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अलप प्राण। लिख लेना अगर पूछ ले, क्या पता। जिनके उच्चारण में वायु बहुत ही कम निकले, बहुत ही कम निकले, उसको क्या कहेंगे? अलप प्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? अलप प्राण। अब अलप प्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? तो बेटा ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ग, थर्ड वर्ग और फिफ्थ वर्ग, ये आपके क्या रहेंगे? अलप प्राण। फर्स्ट वर्ग के अंदर जितने भी व्यंजन हैं, थर्ड वर्ग के अंदर भी और फिफ्थ वर्ग के अंदर भी, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? अलप प्राण। दूसरा, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो भी क्या है आपके? अलप प्राण। क्या है? अलप प्राण। जो स्वर हैं वो भी आपके क्या हैं? अलप प्राण। वो भी क्या हैं? अलप प्राण। ठीक है, अब ये कहोगे गुरुजी ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ क्या लिख दिया? पीछे चलो, जहाँ पे मैंने आपको क्या लिखाया था? व्यंजन लिखाए थे। मैंने यहाँ पे कहा था ये क्या है आपका? फर्स्ट वर्ग, ये है सेकंड वर्ग, ये थर्ड वर्ग है, उसके बाद ये आपका क्या है? फोर्थ, और ये क्या है? फिफ्थ। जो फिफ्थ वर्ग है ना बेटा, इसको क्या नासिक्य व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण सिर्फ केवल क्या हो? नासिका से हो, नाक से हो। ये सारे के सारे व्यंजन है ना आपके नाक से बोले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण आपकी नासिका से हो उसको क्या बोलेंगे? नासिका व्यंजन। या दूसरा भी हम इनको क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर व्यंजन। क्या भाई? पंचमाक्षर व्यंजन। पूछ ले पेपर में कि पंचमाक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से पंचमाक्षर कौन से हैं? मान लो ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी और डी ऑप्शन में ये दे दे, और पूछ ले इनमें से पंचमाक्षर बताओ कौन से हैं। तो ये अंग, ये, न, ण, न, मैं, ये आपके क्या हैं? नासिका व्यंजन या फिर पंचमाक्षर। तो आपका फर्स्ट वर्ग, थर्ड वर्ग और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये आपके क्या होंगे? अलप प्राण। ये आपके क्या होंगे बेटा? अलप प्राण। ठीक है, आई बात समझ में? और अंतस्थ य, रे, ल, व आपके क्या होंगे? अलप प्राण। ठीक है, उसके बाद बात करें महाप्राण की। महा मतलब अधिक, महा मतलब अधिक, बहुत ज्यादा। क्या भाई? बहुत ज्यादा। अधिक या फिर बहुत ज्यादा क्या होगा?
महाप्राण, यानी कि जिनके उच्चारण में वायु बहुत ज्यादा निकले। ठीक है, जिनके उच्चारण में वायु बहुत ज्यादा निकले, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में वायु बहुत ज्यादा निकले, बहुत ज्यादा निकले, उसको क्या कहेंगे? महाप्राण। महाप्राण के अंदर सेकंड वर्ग रहेगा और आपका फोर्थ वर्ग रहेगा। कौन सा? सेकंड और फोर्थ वर्ग रहेगा आपका। ठीक है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इसमें, यानी कि फर्स्ट ले लिया फिर एक छोड़ दो, फिर उससे अगला थर्ड, फिर फोर्थ छोड़ दो, फिर फिफ्थ। इसमें जो छोड़े थे वो आगे। उसके बाद उष्मीय व्यंजन। क्या? उष्मीय व्यंजन क्या होंगे आपके? महाप्राण। उष्मीय व्यंजन क्या होंगे? महाप्राण। ठीक है, ये तो था बेटा व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पे? वायु के आधार पे। अगला जो है अपना स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे। क्या? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। लास्ट टॉपिक है बेटा ये अपना स्वर वर्ण विचार का लास्ट टॉपिक है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर इसको दो वर्गों, दो आधार पे वर्गीकृत किया गया है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट क्या है आपका बेटा? वायु अलपप्राण, वायु के आधार पे अलपप्राण और महाप्राण, और स्वर तंत्रियों में अघोष और सघोष। क्या? अघोष और सघोष। सेकंड क्या है बेटा आपका? सघोष। क्या है? सघोष। तो अघोष की अगर मैं बात करूं तो ए आ गया। ए का मतलब नहीं। ए का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? नहीं। यानी कि अघोष से इसके अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो, उनको हम क्या कहेंगे? अघोष। जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो। और सघोष क्या हो जाएगा? जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, उनको क्या कहेंगे? स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा वो अघोष, और जिसके अंदर कंपन उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा? सघोष। अब अघोष में किस किस को रखा गया है और सघोष में किस किस को रखा गया है वो देखेंगे। तो क्या अघोष की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ग को उठाइए, और फर्स्ट वर्ग से ही अगला क्या हो जाएगा? सेकंड वर्ग। ये आपके किसके अंदर? अघोष में। सघोष में क्या हो जाएगा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पीछे चलूं अलप प्राण और महाप्राण पे, ये वर्ग तो हमने कर लिए व्यंजन, तो जो कैसे मैथक के जो हमारे पास व्यंजन है उनको तो हमने कर दिया कि अलप प्राण कौन से होंगे, महाप्राण कौन से होंगे, अघोष कौन से होंगे, सघोष कौन से होंगे। अघोष पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के क्या होंगे? अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग है उसके जो व्यंजन है वो क्या होंगे? सघोष। उसके बाद बेटा अलप प्राण में तो था अंतस्थ, अलप प्राण में अंतस्थ, और महाप्राण में उष्मीय। उष्मीय व्यंजन कौन कौन से? से, से, से और है।
ये थे हमारे उष्मीय व्यंजन। ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, रे, ले और वे। ये चार क्या? अंतस्थ, और ये चार उष्मीय व्यंजन। तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये, रे, ले, वे, ये आपके स घोष में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? स घोष में। किसमें? स घोष में। ये, रे, ले और वे। ठीक है। ये, रे, ले, वे अंतस्थ थे। ये प्राणवायु के आधार पे तो अलग प्राण में थे। ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट में हो जाएगा, किसके? स घोष में आ जाएंगे ये। ठीक है। उसके बाद महाप्राण में जो बेटा किसके अंदर है? महाप्राण में थे क्या? से है। वो से और से तो किस में आ जाएंगे? ए घोष में। है बच गया, वो है भी किस में चला जाएगा? आपका स घोष में चला जाएगा। ठीक है। सवर आपके क्या थे? सवर अगर पूछ ले आपसे कि जो सवर है, जो सवर है वो ए घोष होते हैं या स घोष? ए घोष या फिर स घोष? तो बेटा ध्यान रखना, जो स्वर हैं वो स घोष होते हैं। अलप प्राण या फिर महाप्राण? अलप प्राण या फिर महाप्राण? तो ध्यान रखना बेटा, जो आपके स्वर होते हैं वो अलप प्राण और स घोष होते हैं। ठीक है। अलप प्राण और स घोष। आई बात समझ में? तो ये था हमारा व्यंजन का टॉपिक छोटा सा। तो आपका वर्ण विचार खत्म होता है। ठीक है। आपका जो कंप्लीट था वर्ण विचार वो हमने करा दिया है। और अगर कोई छोटी मोटी बातें बचती होगी तो कल की क्लास के अंदर आपके लिए जो एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस सेट बोल सकते हो, उसके अंदर जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, उस क्वेश्चन से अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट बचता होगा तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बात समझे? आप अगर किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर हिंदी का पोर्शन आता है तो बेटा आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा आज की क्लास में नहीं आया हो या आज की क्लास किसी ने नहीं देखी हो तो कल की जो एक्सरसाइज होगी वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन बेटा इस एक्सरसाइज वाली क्लास को जरूर से जरूर देखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि क्वेश्चन जो सेट कर रखे हैं वो इसी हिसाब से कर रखे हैं। ये जो दोनों क्लास हैं ये आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी, इस हिसाब से आपकी जो एक्सरसाइज वाली क्लास है वो सेटअप कर रखी है। आई बात समझ? तो थैंक यू सो मच।